नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब कूटनीतिक हल की नई कोशिशें तेज हो चुकी हैं, लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं दिख रहा और ऐसे में रूस एक बड़े मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस बैठक को सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि पश्चिम एशिया की बदलती रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ईरान ने अमेरिका को बातचीत का नया प्रस्ताव दिया है, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उस पर लगी नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाए जाते तब तक किसी भी सीधी वार्ता की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अब्बास अरागची ने दो टूक कहा है, ईरान दबाव में झुकने वाला नहीं है, पहले प्रतिबंध हटेंगे तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। यही वजह है कि अब रूस को एक भरोसेमंद मध्यस्थता के तौर पर सामने लाया जा रहा है। पाकिस्तान की भूमिका पर ईरान की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। सीमाई तनाव और पुराने अविश्वास के चलते तेहरान इस बार इस्लामाबाद को बातचीत की मेज पर दूर रखना चाहता है। रूस पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों में मध्यस्थता की भूमिका निभा चुका है और पुतिन से अब्बास अरागची की मुलाकात ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में मॉस्को, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नई कूटनीतिक चालें देखने को मिल सकती हैं। और अब सवाल यही है कि क्या रूस इस तनाव को बातचीत में बदल पाएगा या फिर पश्चिमी एशिया एक नए टकराव की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र मॉस्को और तेहरान की इस नई रणनीति पर टिकी हुई है कि आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि हमने वो समय भी देखा जब अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे, वहां पर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत से कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा हुआ था। और इसीलिए इस बार जो है सभी की नजरें पुतिन पर टिकी हुई है कि क्या इस बार अब्बास अरागची और पुतिन की जो मुलाकात हुई है उससे क्या समस्या का समाधान निकल कर सामने आ पाएगा। तो ईरान को मिलेगी पुतिन पावर, रूस में पुतिन से मिलेंगे अब्बास अरागची, ये खबर निकल कर सामने आई है और पुतिन को अपडेट भी देंगे अब्बास अरागची। दूसरे दौर की बातचीत से पहले ये दौरा जो है बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका पर बनेगा नए सिरे से दबाव। अगर वार्ता में रूस की एंट्री हुई तो यूएस को काफी दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ जो है बातचीत रूस में करवाने की भी चर्चा हो रही है और इसीलिए अब्बास अरागची और पुतिन के बीच अगर ये मुलाकात हो जाती है तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो क्या वाकई अब डोनाल्ड ट्रंप पर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होने वाला है? दूसरी तरफ रूस ईरान की दोस्ती जो है क्या आने वाले समय में बढ़ सकती है? दोनों देशों के बीच संबंध काफी गहरे हैं। युद्ध में ईरान को रूस ने मदद भी की है। ईरान को दी गई अहम जानकारियां, ईरानी सेना के पास रूसी हथियार भी हैं। तो क्या ईरान और रूस की जो दोस्ती है वो और भी ज्यादा मजबूत हो पाएगी? क्योंकि अब्बास अरागची जब पुतिन से मुलाकात करेंगे, इस मुलाकात में वो अब पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 10 तक सब कुछ बताएंगे कि अब तक इस युद्ध में क्या कुछ हुआ है। दूसरी तरफ क्या पुतिन जो है डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? क्या अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है? आने वाले समय में क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? कुछ हद तक इन तस्वीरों के बाद जो है बेहद अहम हो जाएगा कि अब आने वाले समय में ये युद्ध जो है किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट। अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवनाथ साहब। मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लगता है आने वाले समय में मध्यस्थता जो पाकिस्तान कर रहा था वो फेल हो चुका है, अब सब कुछ पुतिन के हाथ में है? में कोई शक नहीं है कि अरागची जब रूस गए हैं तो वो पुतिन से ब्रीफिंग लेकर आएंगे। क्या देवनाथ साहब, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। इसी बीच प्रोफेसर मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। देवनाथ साहब प्लीज आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। जी हाँ जी। जब अरागची रूस गए हैं तो पुतिन से मिलेंगे। क्या क्रेमलिन और पुतिन उनको ब्रीफ करेंगे कि इस युद्ध को जल्दी से खत्म करने की तरफ ईरान अग्रसर हो? और क्या पुतिन और क्रेमलिन अरागची को एडवाइस करेंगे कि अमेरिका की जो 15 शर्तें हैं उनमें से किस किस शर्त को ईरान मान ले? और तीसरी बात कि ईरान ने जो अपने 10 पॉइंट दिए हैं, पुतिन और क्रेमलिन का क्या धारणा है ईरान के 10 पॉइंट से? यानी ईरान किस पॉइंट पर अपनी जो 10 शर्तें हैं किस पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज करे या किस शर्तों पर कॉम्प्रोमाइज ना करे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है अभी बातचीत के जरिए इस युद्ध को जल्दी से बंद करने का। हो ये रहा है कि ईरान से जो ऑयल एक्सपोर्ट होता था वो
युद्ध के फरवरी के महीने की तुलना में अब एक चौथाई लेवल पर पहुंच गया है। युद्ध के दौरान भी ईरान से जो एक्सपोर्ट था वो क्रमशः कम हो रहा था। तो ईरान की इकोनॉमी जो है वो ज्यादातर ऑयल, कच्चे तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर ही चलती है। तो ईरान को जल्दी से तय करना पड़ेगा कि वह अमेरिका से कब, कैसे और कितनी बातचीत करे। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात यही होगी कि इस बातचीत के बाद जो है क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है आपका। आऊंगी मैं अली साहब आपके पास। मनोज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से चेंज होगा अगर इसमें पुतिन की एंट्री होती है, और क्या लगता है ईरान और जो पुतिन की दोस्ती बहुत लंबे से हैं और इस पूरे युद्ध में हमने देखा कि रशिया की तरफ से काफी मदद भी हुई है, आने वाले समय में क्या इस दोस्ती को एक नया मुकाम मिल सकता है? देखिए तरन्नुम जी, आज लगभग 54-55 दिन हो गया है, 54-55 डेज हो गया है ईरान, अमेरिका, इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो ये जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, ये समय समय पे एक नई रणनीति और डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने अपने पक्ष को रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तीनों का स्टडीज अगर हम तुलनात्मक रूप से करें तो ईरान ने जो एक डिप्लोमेसी अपनी अपनाई है वो बड़ा ही एक तरीके से प्रयोगात्मक है। और वो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे आपने कहा कि रसिया के साथ वो जा रहा है, ऑब्वियसली कि हम सब जानते हैं कि रसिया उसका एक नेचुरल एलाई है और उसने हमेशा से ईरान को सपोर्ट किया है। उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, जो कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं उस चीज कमी दिख रही थी। और अमेरिका का भी ईरान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो नहीं पाया ट्रंप की नीतियों के चलते। तो अगर आप इन सारी चीजों को देख ले तो ईरान इसमें बहुत ही एक तरीके से मतलब जिसको बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल कर रहा है, डिप्लोमेसी में एक नयापन लाने का प्रयास कर रहा है जिससे कि शांति व्यवस्था कायम हो। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि दूसरे लेवल का जो सीज फायर जो समाप्ति के दौर पे था, लेकिन एक तरीके से आंशिक रूप से युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक तरीके से आपस में कोल्ड वार बहुत तेजी से चल रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से रसिया का इंटरवेंशन होने जा रहा है, ओमान का भी इसमें रोल आ चुका है, तुर्की भी कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व होते जा रहा है, और चाइना ने भी अपना एक तरीके से पोजीशन क्लियर कर लिया है। तो ये जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं ईरान ने एक बड़ी ही बढ़त बना रखी है डिप्लोमेसी के माध्यम से अमेरिका को चेक करने का। और शायद इसीलिए आप समझ सकते हैं कि देखिए पूरे वर्ल्ड पे का जो अमेरिका के ऊपर जो दबाव बन रहा है, और इसीलिए शायद आप उन्होंने लगभग 1500 से ज्यादा सैनिक उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास भेज रखे हैं, और वहां पे उनके मिसाइल्स और फाइटर्स भी चारों तरफ से घेराबंदी कर चुके हैं। और ईरान इसी चीज पे टिका हुआ कि जब तक वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खाली नहीं होता है तब तक हम कोई भी बातचीत के लिए तैयार नहीं आ सकते। तो ये एक डेडलॉक का पोजीशन अभी भी बना हुआ है, लेकिन रसिया के इसमें इंटर करने से ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका जिस तरीके से अपने वर्चस्व को लेके पाकिस्तान बिल्कुल उसके एजेंट के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब जब रसिया आएगा तो आज ईरान को भी एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जिसपे उसको ट्रस्ट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो स्थिति है बहुत ही मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो चीज दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हिडन एजेंडा होता है। हो जाएगा। अली साहब, मैं आपके पास ही आती हूँ। अगर रशिया की एंट्री होगी तो क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा? हालांकि अब तक भी बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमने देखा कि क्या तस्वीरें रही हैं। दूसरी तरफ इसमें ईरान की एंट्री पर क्या लगता है, क्योंकि अब युद्ध का फुल स्टॉप है ये, और इससे पहले हमने पाकिस्तान में देखा मध्यस्थता, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, ये काम पहले भी रशिया कर सकता था? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है तरुण जी। जी हाँ, ये काम रशिया पे बहुत पहले कर सकता था, लेकिन रशिया खुद बिजी है यूक्रेन से जंग लड़ने में। अगर उनको भी कुछ काम करना है तो अपनी पहले तैयारी करेगा वो। नहीं अली साहब, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक से ईरान की तरफ से ये टर्निंग पॉइंट क्यों पाकिस्तान से रशिया की तरफ शिफ्ट हुआ? अब्बास अरागची पहले भी तो पहल कर सकते थे, पहले भी कोशिश कर सकते थे ईरान रशिया से बातचीत करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान के साथ में जो हो रहा था वो सब ड्रामा था, उसको मैं टोटल कॉस्मेटिक गिमिक्स मानता हूँ। मैं अमेरिका का सपोर्ट था कि छवि चेंज करने की बात आई तो दे वर प्लेइंग अलोंग, ठीक है, ओके, पाकिस्तान के साथ करते हैं। लेकिन आई थिंक रूस के साथ इट्स मोर प्रैक्टिकल। अब हालांकि रूस और अमेरिका दोस्त नहीं है, ईरान और रूस दोस्त हैं। बिल्कुल। अब वही वाली बात होगी कि भाई पाकिस्तान को चुना, इजराइल को तो पाकिस्तान मानता ही नहीं है। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है कि ऐसा कोई मुल्क भी है, मान्यता तो दे रखी नहीं है। अब रूस, आई वुड से इट्स मोर प्रैक्टिकल, बिकॉज अगर रूस की एंट्री होती है, चाहे देखिए दो चीजें हैं, रूस की एंट्री हो गई
जंग के अंदर ईरान को सपोर्ट करते हुए, जो कि बहुत घातक और भीषण होने वाला है। जो रूस और चीन की अगर एंट्री हो गई तो बहुत भीषण है। दूसरा, अगर रूस की एंट्री होती है मध्यस्थता करने के लिए, शांति के लिए, तो एक तरीके से मैं उम्मीद की किरण यहां पर देख सकता हूं, क्योंकि आई थिंक रूस विल बी मोर प्रैक्टिकल। रूस समझदारी वाली बात करेगा। लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर रूस की बात अमेरिका क्यों मानेगा, क्योंकि दोस्त तो है नहीं। देखिए, अमेरिका इस टाइम पे मैं कहूंगा, अगर ऐसा कहूं ना मैं, कि अमेरिका ऑलमोस्ट बिना दिखाए वो घुटनों के बल आ चुका है। अमेरिका को पता है कि ये जंग किसी तरह खत्म करनी पड़ेगी, चाहे वो रूस की बात माने चाहे पाकिस्तान की बात माने। उसको दिखाना है कि, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं तरन्नुम जी, मेरे को लड़ना है, ठीक है, अभी मैं मनोज जी के साथ, मनोज जी हालांकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अगर मुझे लड़ना है तो दिखा सर बोलते हैं तो रोकने के लिए आ रहे हैं, अरे बस लड़ो मत, तुम दोनों लड़ो मत, मनोज जी मुझे पिटाई करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से दिखा रहे हैं, अरे रोको रोको रोको, मैं जा रहा हूँ मारने, मैं जा रहा हूँ मारने, मैं जा रहा हूँ मारने, अरे कोई रोको है। हालांकि आई डोंट मीन टू, वी बोथ, हम दोनों का मतलब नहीं है एक दूसरे को की पिटाई करना। तो बीच में कोई आ गया है, हम चाहते भी हैं कि कोई आए रोके हमें कम से कम। तो मैं जा रहा हूं, मैं जा, कोई रोको मेरे को। तो मैं ये इसलिए करके दिखाया आपको ताकि लोग, हमारे दर्शक समझ लें कि अल्टीमेटली मेन भूमिका सरल तरीके से क्या है। तो मेन इसके लिए वो बात मानेगा क्योंकि मैं मारने जा रहा हूं, बट आई डोंट मीन टू हिट। कोई तो आए, अरे कोई तो आए रोकने के लिए, भले ही अमेरिका के लिए रूस ही आ जाए भैया, हम मैं मंजूर है, आ जाओ, और आ तो जाओ, रुकवा दो भैया। हाँ, क्यों, मैं फंस चुका हूं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूं, आगे खाई पीछे कुआं। शायद अगर आप आ जाएं, आप दोस्त नहीं है हमारे, मगर आप आ जाएं, आपकी बात मैं मान लूं, तो बेसिकली दैट्स द लॉजिक जो मैं देख रहा हूं तरुण जी। ठीक है, देवनाथ साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या वाकई अब अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं होगा और ये आखिरी ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप के पास होगा कि जो पुतिन कहेंगे उसी राह पर अब अमेरिका चलेगा और ऐसे ही मध्यस्थता हो पाएगा, या फिर जो अब्बास अरागची रूस पहुंच रहे हैं इसके पीछे का मकसद कुछ और है, मध्यस्थता है ही नहीं? तरुण जी, जहां तक रूस की बात है, रूस क्या इस वक्त मध्यस्थता करेगा ईरान और अमेरिका के बीच में? शायद नहीं। रूस जो है यूक्रेन के युद्ध में बुरी तरह से फंसा हुआ है और उसकी डिप्लोमेटिक कैडर के पास इतना समय नहीं है कि वो अपना समय निकालकर ईरान और अमेरिका के बीच में एक बहुत ही जटिल मुद्दे पर मध्यस्थता करने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, पुतिन जो भी ब्रीफिंग ईरान को देंगे, अरागची को देंगे, उसका फ्यूचर टॉक्स जो कि या तो इस्लामाबाद में होगी या किसी दूसरी जगह में होगी, जेनेवा में हो सकती है, बहुत फर्क पड़ेगा। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या ऑप्शन है तरन्नुम। डोनाल्ड ट्रंप बम गिरा सकते हैं ईरान के ऊपर, इजराइल भी बम गिरा सकता है ईरान के ऊपर, और बम गिरा सकते हैं। देखिए मैं एयरफोर्स में था, उस आइडिया से बोल रहा हूँ, मैं 34 साल एयरफोर्स में था, MiG-23 उड़ाता था। और नहीं देवनाथ साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ अमेरिका को करना होता तो वो कब का कर गया होता? तरन्नुम, कब तक आप बम गिराएंगे? देखिए एक तरीका होता है बॉम्बिंग का। अमेरिका ने और इजराइल ने अब तक 38,000 बॉम्ब्स गिरा दिए हैं और ग्राउंड में उनको क्या मिला? 0। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि 27 फरवरी के पहले जो सिचुएशन थी, आज अमेरिका बहुत डिस्परेट है कि हालात वैसे ही हो जाएं जैसे कि 27 फरवरी के पहले थी। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला था, दुनिया भर में अमेरिका के जो गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका के मित्र देश हैं वो इराक, कुवैत, यूएई, ओमान, सऊदी, सब राजी खुशी हैप्पीली ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे 27 फरवरी के पहले। दुनिया भर में अमेरिका के जितने मित्र देश हैं, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब अमेरिका के दोस्त हैं। ये बहुत हैप्पी थे कि इनको रेगुलर सप्लाई कच्चे तेल की, पेट्रोल डीजल की और गैस की मिल रही थी। आज अमेरिका बहुत डिस्परेट है, उनके मित्र देशों से अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है। जापान में मैं बताता हूं तरन्नुम, एक पेट्रोल जो कि 170 येन पर लीटर था, आज की तारीख में 198 येन पर लीटर चला गया है। और ये जो
साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, इनकी स्ट्रेटेजिक ऑयल भंडारण कैपेसिटी बहुत कम है। एक एग्जांपल देता हूं, अमेरिका और चीन अपने यहाँ 6 महीने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल भंडारण रखते हैं, कोशिश करते हैं। भारत हम 3 महीने का स्ट्रेटेजिक ऑयल भंडारण रखने की कोशिश करते हैं। जब ये युद्ध चालू हुआ था, हमारी सरकार ने सरकारी बयान में कहा था कि 74 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमारे पास है। ये बयान 1 मार्च को आया था भारत सरकार का कि 74 दिन का भंडारण हमारे पास है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के जो अमेरिका के मित्र देश हैं, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इन सब में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है मात्र 1 महीने का है या था। फिलीपींस में आज की तारीख में पेट्रोल डीजल के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। पेट्रोल डीजल का दाम दुगना हो गया है फिलीपींस में, लेकिन फिर भी मिल नहीं रहा है। तो ये सब देश अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप और बमबारी मत कीजिए। वैसे तरन्नुम, आखिरी सेंटेंस ये बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप अपने बलबूते पे ये युद्ध, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 60 दिन तक लड़ सकते हैं, और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब 60 दिन की मियाद कब खत्म हो रही है? समझिए, अगर 27 फरवरी को युद्ध चालू हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप दावा करते नहीं नहीं, युद्ध जारी हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था 1 मार्च को, तो 28 अप्रैल को 60 दिन पूरे हो रहे हैं। तो 28 अप्रैल के पहले डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेशनल अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। और डेमोक्रेट्स तो इस डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रपोजल की युद्ध को आगे 60 दिन के बाद लड़ने की अप्रूवल दी जाए, डेमोक्रेट्स तो इसके अगेंस्ट हैं। हो सकता है कि 4 या 5 रिपब्लिकन सेनेटर्स भी टूट जाएं और क्रॉस वोटिंग करके डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को गिरा दें। देखिए, कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उनको बहुत छोटी सी बढ़त हासिल है, मुश्किल से 6-7 सीटों का। तो ये प्रस्ताव अगर गिर जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप 61वें दिन युद्ध नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद हाल ही में पहुंचे थे, लास्ट वीक ही पहुंचे। सिर्फ ईरान की तरफ से एक डेलीगेशन पहुंचा, अमेरिका की तरफ से कोई भी डेलीगेशन नहीं पहुंचा। जेडी वेंस को भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि आप मत जाइए, और अब ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर से प्रस्ताव दिया है कि आप आइए, बातचीत करिए। पहले तो अमेरिका ने मना कर दिया, अब क्या लगता है अमेरिका मान जाएगा? दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि स्टेट ऑफ हार्मूज को हम खोल देंगे, लेकिन आप भी घेराबंदी को हटा दीजिए। क्या लगता है सर कि अमेरिका इतनी इजीली मान जाएगा? देखिए तरन्नुम जी, एक चीज तो हमें समझना होगा कि शांति वार्ता के पहले युद्ध चल रहा था, लेकिन शांति वार्ता होने के बाद से ये युद्ध अब आर्थिक युद्ध में बदल चुका है। बिल्कुल। और इस आर्थिक युद्ध में जो इकोनॉमिक, जो देखिए हर देश का एक अपना एक एजेंडा होता है, और अमेरिका को अगर अभी IMF का एक रिपोर्ट आया है, उसमें लगभग ईरान का लगभग अभी तक 144 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, और वहीं पे खाड़ी देश का उससे भी ज्यादा लगभग 200 अरब डॉलर का हो चुका है, और अमेरिका ने लगभग इस युद्ध में अभी तक 54 to 50 अरब डॉलर अभी तक लगा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे किसको फायदा हुआ, और जो उसका ऑब्जेक्टिव था उसकी पूर्ति होते हुए दिख नहीं रही है। और पाकिस्तान को जिस तरीके उसने आगे किया, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान एक शिया और सुन्नी का जो डिबेट है, एक हम सब जानते हैं कि ईरान एक शिया बहुल देश है, और खास करके जो गल्फ के जितने देश हैं वो सुन्नी बेस्ड कंट्रीज हैं, और उसमें पाकिस्तान का मीडिएट करना, आप समझ सकती हैं कि क्या अगर ये मीडिएट पाकिस्तान अगर ईरान की तरफ झुकता है तो सारे गल्फ के देश किसके साथ खड़े होंगे? ये आपको सोचने का विषय। अगर अमेरिका की बात अगर ये डील करा देता है पाकिस्तान, तो सारे मिडिल ईस्ट के जो खास करके जो गल्फ के देश, वो फिर इजराइल की तरफ चले जाएंगे, और ये स्थिति और तनावपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उस बेल्ट में जिस तरीके से सिविलाइजेशनल जो क्लैसेस है, उसको हम आज की इस अर्थव्यवस्था में, ठीक है आज चीजें दिख नहीं रही हैं, लेकिन उसके पीछे हिडन एजेंडा वही है, और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान पूरी तरीके से विफल होते जा रहा है। उसमें ईरान का कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान अपने आप को इस्तेमाल करा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसे हमें सेकंड बेल पैकेज अमेरिका के माध्यम से IMF से कैसे मिल जाए। इसीलिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डिटोरेट की हुई है, और जिस तरीके से मुनीर के खिलाफ में पाकिस्तान की आवाम जो प्रोटेस्ट कर रही है, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में एक आइकॉनिक रूप में हम आगे मीडिएट कर रहे हैं, लेकिन वो सफल होते हुए दिख नहीं रहा। और शायद इसीलिए आज ईरान रसिया की तरफ जा रहा है। और देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी हमारे ग्रुप कैप्टन
जिस तरीके से जो बात बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि ईरान तो जा रहा है रसिया के पास और यूक्रेन में रसिया पूरी तरीके से जुझा हुआ है। लेकिन एक चीज समझना होगा कि इसी तरीके से जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन को मदद किया और हमेशा ये बोलते रहा कि मैं उसको डायरेक्टली मदद नहीं कर रहा हूं, तो शायद आज रसिया के पास ये मौका मिल रहा है, क्योंकि वो भी लगभग 4 साल से युद्ध लड़ रहा है, वो भी एक तरीके से थक चुका है, वो भी वापस निकलना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ईरान उसके लिए एक विंडो होगा जिसके माध्यम से ट्रंप, और हम सब जानते हैं कि ट्रंप हमेशा बोलते हैं कि पुतिन इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों देशों यानी कि जाहिर तौर पर दोनों मुल्कों को फायदा होगा। मनोज जी माफी के साथ रोकूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, एप्स्टीन फाइल को लेकर जब सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से तो वो भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने किसी का रेप नहीं किया है। एप्स्टीन फाइल को लेकर मीडिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने किसी का भी रेप नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है, मैं पीडोफाइल नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका भी जिक्र किया। तो आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप से ये तीखा सवाल पूछा गया जिस पर वो भड़क गए। I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. अली साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। एक तरफ अमेरिका जो है कई चीज़ों को लेकर घिरा हुआ है, युद्ध भी हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की छवि भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खराब हो रही है, और एप्स्टीन फाइल को लेकर अब जो सवाल पूछा गया जिस पर वो भड़कते हुए नजर आए हैं, क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं बनके, और क्योंकि एक तो अभी मिड टर्म इलेक्शन अभी आ रहे हैं, बल्कि और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है कल, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये प्लांटेड था, ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद करवाया है। अभी मालूम नहीं हुआ क्या हुआ नहीं, लग तो इसलिए ऐसा रहा है कि वो ड्रामेबाज तो हैं और एक नंबर के झूठे तो हैं। उनको परवाह नहीं है मुल्क के साथ क्या हो जाए, खड्डे में जाए क्या हो जाए, उनको परवाह है अपनी इमेज की, बस अपनी छवि की। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉपुलैरिटी थी जो पहले, वो बहुत ज्यादा ग्राफ में गिर रही है, दिन ब दिन गिर रही है। बल्कि उनके नाम के डेटा निकाल रहे हैं, कितने बड़े झूठे हैं, कितना बड़ा झूठ बोला है उन्होंने, कितने मर्तबा, पूरा है 30,500 टाइम्स इन 4 years इन लास्ट टेन्योर। यानी कि अगर हम हिसाब लगाएं तो एवरेज होगा 31 बार एक दिन के 24 घंटे में। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, जगह सही हो रही है, और उनकी वजह से पूरी अमेरिका में जगह सही हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसीबत में है इस टाइम पे, और मिड टर्म इलेक्शंस में हालांकि वो प्रेसिडेंट फिर भी रहेंगे, है ऐसी बात नहीं है कि हट जाएंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति तो वो फिर भी रहेंगे, लेकिन किस तरीके के प्रेसिडेंट रहेंगे वो, मिड टर्म इलेक्शन में मार खाने वाले हैं वो, ये बात तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल अली साहब, और देखने वाली बात यही होगी कि अब आखिर डोनाल्ड ट्रंप का अगला स्टेप क्या होने वाला है इस युद्ध को लेकर। ईरान और रशिया की जब बातचीत होगी तो इस युद्ध का समाधान क्या होगा, क्योंकि चौतरफा घिरता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। बहुत कीमती वक्त दिया देवनाथ साहब, मनोज जी, अली जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।